एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो गरीब परिवारों की मजबूरी को बयां करती है। बरवाडी प्रखंड के पोखरी खुर्द गांव में एक जर्जर कच्चा मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन परिवार का आशियाना उजड़ गया है। लातेहार से आई इस तस्वीर को देखिए, कैसे बेतला पंचायत के पोखरी खुर्द गांव में सद्दाम अंसारी का मिट्टी का कच्चा मकान अचानक धाराशायी हो गया। मकान काफी समय से जर्जर हालत में था, लेकिन परिवार उसी में रहने को मजबूर था। हादसे के बाद घर में रखा घरेलू सामान भी मलबे में दबकर खराब हो गया। पीड़ित के मुताबिक मकान गिरने से गोदरेज, अलमारी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, राशन, कपड़े, बिस्तर और अन्य जरूरी सामान बर्बाद हो गए। सद्दाम अंसारी ने बताया कि परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, लेकिन अब भी सभी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें अब तक किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने लातेहार उपायुक्त से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रशासन से तत्काल मदद की अपील की है। फिलहाल इस परिवार को एक सुरक्षित छत की जरूरत है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बेघर परिवार की मदद के लिए कितनी जल्दी कदम उठाता है। पटना सिटी पुलिस ने ठगी की एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो नकली सोने का लालच देकर के भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टपका गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पटना सिटी पुलिस ने ठगी के गिरोह का खुलासा किया। सनीचरा मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक ऑटो में बैठे मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 3 नकली सोने के बिस्किट बरामद हुए। पुलिस ने मौके से ऑटो भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह के 2 अन्य सदस्य मोहम्मद तस्लीम और मोहम्मद नसरुद्दीन को भी धर दबोचा। तीनों आरोपी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह ऑटो सवार यात्रियों को सस्ते दाम में सोना बेचने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उनसे ठगी करता था। पटना सिटी के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर समय रहते कार्रवाई की गई, जिससे ठगी की एक बड़ी वारदात टल गई। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को जांच रही है। पटना पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर साफ हो गया कि लालच में लिया गया एक गलत फैसला भारी नुकसान का कारण बन सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि ऐसे झांसे में आने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पटना सिटी में शनिचरा मोड़ के पास एक कार से करीब 35 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। गाड़ी में सवार लोग इस रकम से जुड़े कई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा सके हैं और इसके बाद मामला आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में नियमित वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से करीब 35 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने जब इस रकम से जुड़े दस्तावेज मांगे तो गाड़ी में सवार दोनों व्यक्ति कोई कागजात नहीं दिखा सके। इसके बाद पुलिस ने नालंदा के कराय पर सुराय के मोहम्मद जहांगीर कुरैशी और मोहम्मद अफसारुल हक को हिरासत में लेते हुए पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी। फिलहाल आयकर विभाग दोनों से नकदी के स्रोत और उसके उद्देश्य को लेकर गहन पूछताछ कर रहा है। ऑफिशियली इनकम टैक्स को खबर कर दिया है और जो जब्ती है हमारा 35 लाख लगभग, उसमें कुछ पैसे कम है और 2 लोग जो डिटेन किए गए थे पूछताछ के लिए, उनको इनकम टैक्स को सुपुर्द कर दिया गया है। पटना सिटी के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आयकर विभाग के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद की गई यह बड़ी रकम किस उद्देश्य से ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और अब सबकी नजर आयकर विभाग की पड़ताल पर टिकी है। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई। यहां उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर में छात्र छात्राएं रोज स्कूल को पहुंचती हैं, स्कूल वहां जाती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं आ रहे। हैरानी की बात तो यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के बावजूद स्थिति जस के तस्त बनी हुई है। जमुई के आंदरपुर +2 हाई स्कूल में 9वीं से 12वीं तक करीब 100 छात्र छात्राएं पिछले 1 सप्ताह से बिना पढ़ाई लौटने को मजबूर हैं। स्कूल में तैनात 15 शिक्षक अब भी करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर बसमता गांव के स्कूल में ही ड्यूटी कर रहे हैं। दरअसल वर्ष 2021 में आनंदपुर के स्कूल को +2 हाई स्कूल का दर्जा मिला। भवन नहीं होने के कारण इसे अस्थायी रूप से बसमता गाँव में संचालित किया गया। बाद में ग्रामीणों की मांग पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल को आंदरपुर में ही संचालित करने के आदेश दिए, लेकिन शिक्षक अब तक वहाँ पहुँच
पहुंचे नहीं। ग्रामीणों और छात्राओं का आरोप है कि शिक्षकों की मनमानी से उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं स्कूल के हेडमास्टर मनोज कुमार मंडल का कहना है कि बस समता गाँव के ग्रामीण उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर छात्रों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। एक तरफ सरकार शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ जमुई के आनंदपुर में छात्र शिक्षक के इंतजार में अपने भविष्य को दांव पर लगते हुए देखने को मजबूर हैं। गढ़वा के भंडारिया के जंगलों में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि के बाद ग्रामीण सहमे हुए हैं। बाघ ने एक पालतू भैंस को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद वन विभाग ने लोगों से जंगल में नहीं जाने की अपील की है। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के तिवाली गांव के जोनीखाड़ तिवाली जंगल में नदी किनारे चर रही एक पालतू भैंस पर बाघ ने हमला कर उसे मार डाला। भैंस के मालिक के मुताबिक रविवार शाम भैंस जंगल की ओर चली गई थी और वह वापस नहीं लौटी। लगातार तलाश के बाद सोमवार को जंगल में उसका शव मिला। घटनास्थल पर मिले पंजों के निशान और भैंस के शव के स्थिति से साफ संकेत मिले हैं कि यह बाघ का शिकार है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। वन कर्मियों ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। डीएफओ ने पुष्टि की है कि भैंस का शिकार बाघ ने किया है। उन्होंने बताया कि बाघ के स्पष्ट पैरों के निशान मिले हैं और उसने जंगल के अंदर शिकार किया है। विभाग ने ग्रामीणों से फिलहाल जंगल में नहीं जाने की अपील की है। साथ ही पशु मालिक को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। गढ़वा के जंगलों में बाघ की मौजूदगी ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब विभाग की नजर बाघ की गतिविधियों पर है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से पहले जरूरी कदम उठाए जा सके। बांका में निगरानी की टीम ने जिला परिषद कार्यालय में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में 2 कर्मियों को 1,26,000 रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बांका में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद कार्यालय में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में 2 कर्मियों को 1,26,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद की योजना का कार्य कर रही संवेदक अवध बिहारी ने आरोप लगाया कि कार्य से जुड़े भुगतान और प्रक्रिया के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने जिला परिषद कार्यालय में जाल बिछाकर छापेमारी की और कर्मी जागेश्वर मंडल और ओम प्रकाश मंडल को 1,26,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव से भी पूछताछ की गई। निगरानी विभाग के डीएसपी ने कहा कि इस मामले में पहले से जिला परिषद अध्यक्ष जी सुधीर कुमार और अन्य कर्मियों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बेहद निराशाजनक खबर सामने आई है, जहां टाटा स्टील ने क्लब को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद फुटबॉल प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं। इंडियन सुपर लीग में अपनी पहचान बना चुके जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का सफर अब थम गया है। टाटा स्टील ने क्लब को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद शहर में फुटबॉल प्रेमियों का गुस्सा और मायूसी दोनों देखने को मिल रहे हैं। टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि कंपनी अब ग्रास रूट फुटबॉल को बढ़ावा देने पर फोकस करेगी। उनका कहना है कि टाटा फुटबॉल अकादमी ने देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं, जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आज भी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। ऐसे में संसाधनों को जमीनी स्तर पर प्रतिभा निखारने में लगाया जाएगा। दूसरी ओर क्लब को बंद करने के फैसले के खिलाफ जमशेदपुर के फुटबॉल प्रेमी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर टाटा स्टील प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा और क्लब को फिर से आईएसएल में शामिल करने की अपील की। उनका कहना है कि जमशेदपुर एफसी सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि शहर की पहचान और फुटबॉल प्रेमियों की भावना से जुड़ा नाम है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि टाटा स्टील जैसी वैश्विक कंपनी के लिए इस क्लब को चलाना मुश्किल नहीं है। उनका मानना है कि क्लब बंद होने से शहर की खेल संस्कृति और पहचान को बड़ा झटका लगेगा। हजारीबाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान बुलडोजर चला करके करीब 58 डेसिमल खास महल की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हजारीबाग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर प्रखंड के हुड़हुड़ स्थित कोरा कैंटोनमेंट रोड पर करीब 58 डिसमिल खास महल की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान जेसीबी से अवैध निर्माण और अस्थायी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। उपायुक्त के निर्देश पर सदर अंचलाधिकारी आशुतोष कुमार, बड़ा बाजार थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से खाता संख्या 90 के प्लॉट पर नंबर 904, 905 और 906 में दर्ज सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई।
प्रशासन के मुताबिक इस भूमि पर झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव पर कब्जे का आरोप है। हालांकि इस मामले में उनका अलग पक्ष भी है। प्रशासन का कहना है कि जमीन को सरकार के नाम रिज्यूम करने की प्रक्रिया जारी है और इस मामले में पहले से बड़ा बाजार थाना कांड में दर्ज किया गया है। सदर अंचलाधिकारी ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कैमूर पुलिस ने दिन दहाड़े हुई ज्वेलरी लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक अंतरराज्यीय अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है। देखिए, इस कार्रवाई में 2 बदमाश कैमूर से गिरफ्तार किए गए, जबकि गिरोह के 5 अन्य सदस्य झारखंड के गुमला में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जांच में इस गैंग के तार आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से जुड़े मिले हैं। कैमूर में 26 जुलाई को भभुआ थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी कारोबारी से हथियार के बल पर करीब 16 ग्राम सोना और 750 ग्राम चांदी के गहने लूट लिए गए थे। घटना के बाद कैमूर पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया और तकनीकी जांच के साथ खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह के 5 अन्य सदस्य झारखंड के गुमला में पकड़े गए। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल की गई 3 मोटरसाइकिल, लूटे गए बैग और पीड़ित के आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। भभुआ STPO ने कहा कि गिरोह के सदस्य अलग अलग राज्यों में किराए के मकान लेकर सक्रिय रहते थे और बिहार, झारखंड समेत कई इलाकों में ज्वेलरी कारोबारियों को निशाना बना रहे थे। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूछताछ के आधार पर कई अन्य मामलों के खुलासे की उम्मीद है। कैमूर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक संगठित अंतरराज्यीय लूट गिरोह की परतें खोल दी हैं। अब जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार छापेमारी में जुटी हुई हैं। भागलपुर में बेटी के जन्म के बाद अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां प्राइवेट नर्सिंग होम से उसे घर लाने के लिए गाड़ी को सजाया गया। ढोल, बाजा, घोड़े और आतिशबाजी के साथ बेटी का घर में प्रवेश कराया गया। केंद्र सरकार हो या फिर बिहार राज्य सरकार, बेटियों के लिए लगातार काम किए जा रही है। आज की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इसका असर भी अब साफ दिखने लगा है। भागलपुर के रहने वाले रोशन कुमार के घर बेटी ने जन्म लिया और इसके बाद प्राइवेट नर्सिंग होम से उसे घर लाने के लिए गाड़ी को सजाया गया। ढोल, बाजा, घोड़े और आतिशबाजी के साथ बेटी का घर में प्रवेश हुआ। नर्सिंग होम से 4 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है और पूरे रास्ते में परिवार के लोग नाचते गाते बेटी होने की खुशी मनाते घर पहुँचे। इसे लेकर आम लोगों में भी उत्सुकता नजर आई। लोग आते जाते देख रहे थे कि कहीं ये बारात तो नहीं है, लेकिन पिता, माँ और परिवार मासूम बच्ची को घर लेकर जाते नजर आए। परिवार वालों में बच्ची के जन्म लेने की खुशी साफ नजर आती है। माँ, बड़ी माँ और पिता सभी खुशी से झूमते नजर आए। एक समय में जहां बेटी के होने पर लोग मायूस होते थे, वहीं आज बेटी के जन्म लेने पर जश्न का माहौल साफ दिखाई देता है। सावन महीने में लाखों कांवड़ियों की आस्था का केंद्र बनने वाले भागलपुर के सुल्तानगंज में यात्रियों की सुविधा बढ़ने की मांग अब तेज हो गई है। श्रावणी मेले को देखते हुए जदयू विधायक ललित नारायण मंडल ने रेल मंत्री और मालदा मंडल के DRM को पत्र लिखकर के तेजस राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस के अस्थायी ठहराव की मांग की है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर लाखों शिवभक्त देवघर बाबा धाम की पैदल यात्रा शुरू करते हैं। कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से भी विशेष तैयारियां की गई है और कई ट्रेनों का ठहराव सुल्तानगंज स्टेशन पर दिया गया है, लेकिन तेजस राजधानी और वंदे भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव अभी सुल्तानगंज में नहीं है। इसी को लेकर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर श्रावणी मेले तक इन दोनों ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने की मांग की है। कम से कम श्रावणी मेला में अभी अस्थायी रूप से तेजस और वंदे भारत को भी यहाँ पर ठहराव दिया जाए। विधायक का कहना है कि इससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी और कांवरियों की यात्रा आसान होगी। उन्होंने मालदा डिवीजन के DRM से फोन पर बातचीत कर भी इस मांग को रखा है। अब देखना होगा कि लाखों कांवरियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से तेजस राजधानी और वंदे भारत के ठहराव को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। रोहतास जिले के डेहरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है। यहाँ 4 बेटियों ने रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ अपने पिता को अर्थी दी, कंधा दिया, बल्कि पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार और मुख्य अंगनी भी दी है।
इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये लड़कियां अपने पिता की अर्थी को कंधा दे रही हैं। सिर्फ कंधा ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई भी दी। रोहतास के डेहरी के न्यू डिलिया वार्ड संख्या 20 निवासी करीब 50 वर्षीय अरुण कुमार का कैंसर के कारण निधन हो गया। उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। परिवार में 4 बेटियां हैं, जिनमें 2 विवाहित और 2 अविवाहित हैं। पिता के निधन के बाद चारों बेटियां ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। चारों बहनों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस भावुक दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। समाज में बेटों को अंतिम संस्कार का अधिकार देने की परंपरा के बीच इन बेटियों ने एक नई सोच और मजबूत संदेश दिया। बेटी ने कहा कि उनके पिता ने कभी बेटा या बेटी में फर्क नहीं किया, उन्हें बेटों की तरह पढ़ाया लिखाया और हर जिम्मेदारी निभाई। इसीलिए पिता की अंतिम यात्रा में कंधा देना और मुखाग्नि देना उनका फर्ज था, जिसे उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ निभाया। पूर्णिया की एक बेटी रचना पिछले 30 वर्षों से भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की परंपरा को न सिर्फ जीवंत रखे हुए है, बल्कि सैकड़ों बेटियों को निःशुल्क कथक की शिक्षा देकर के उनकी प्रतिभा को नई उड़ान भी दे रही है। घुंघरू की मधुर झंकार, ताल, लय और भावों के साथ भारतीय संस्कृति की अनूठी पहचान कथक को पूर्णिया की कलाकार रचना पिछले 30 वर्षों से बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। रचना इस शास्त्रीय नृत्य कथक की विरासत को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटी है। इसके लिए वो गरीब बेटियों को निःशुल्क कथक नृत्य का प्रशिक्षण देती है। अब तक वो 1000 से अधिक लड़कियों को कथक नृत्य सिखा चुकी है। उनके मार्गदर्शन में अनेक छात्राओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूर्णिया और बिहार का नाम रोशन किया है। रचना कहती है, कथक केवल एक नृत्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अनुशासन और संस्कारों का माध्यम है। यही कारण है कि उन्होंने इसे व्यवसाय नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाया। उनके समर्पण और सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए बिहार सरकार ने उनके नाम की अनुशंसा भारत सरकार को पद्मश्री सम्मान के लिए भेजी है। मोतिहारी में जलबोझी के दौरान 2 किशोर बागमती नदी में डूब गए। दोनों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन उनका कोई भी पता फिलहाल नहीं चल पाया है। सावन की आस्था उस वक्त मातम में बदल गई जब मोतिहारी के पताही से देवापुर संगम घाट पर जलबोझी के दौरान 2 किशोर बागमती नदी में डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि प्रशासन ने तत्काल एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया। पचपकड़ी थाना क्षेत्र के ललबेगिया गांव निवासी कमलेश कुमार और रोशन कुमार, दोनों की उम्र 17 वर्ष थी, जलबोझी के लिए नदी में उतरे दोनों किशोर गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते नदी की तेज धारा में लापता हो गए। साथ मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो स्थानीय नाविकों ने तुरंत तलाश शुरू की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी रितेश रंजन सेठ और पचपकड़ी थाना प्रभारी उत्तम कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो बोट के जरिए बागमती नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस घटना के बाद संगम घाट पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि दोनों किशोरों का जन्म भी इसी सावन महीने में एक ही दिन हुआ था, जिससे इस हादसे ने पूरे गाँव को गहरे सदमे में डाल दिया है। जमशेदपुर में अपराध रोकने के लिए हाईटेक तैयारी की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने शहर में क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। जमशेदपुर पुलिस अब अपराध नियंत्रण और बीट पुलिसिंग को और अधिक हाईटेक बनाने जा रही है। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने शहर में क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत हर बीट अधिकारी की गतिविधियों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी और आम लोगों तक पुलिस की पहुंच भी पहले से अधिक आसान होगी। जमशेदपुर पुलिस ने क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जन सुरक्षा को मजबूत करना, पुलिस की जवाबदेही बढ़ाना और तकनीक के माध्यम से अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत जिले को शहरी क्षेत्र में 102 और ग्रामीण क्षेत्र में 104 बीट यानी कुल 206 बीट में विभाजित किया गया है। प्रत्येक बीट में एक बीट पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है, जो नियमित गश्त, अपराध संबंधी सूचना संकलन, स्थानीय नागरिकों से संवाद और अपराध रोकथाम का कार्य करेंगे। शहर के चिन्हित स्थानों पर विशेष क्यूआर कोड लगाए गए हैं। ट्रेन में सफर करते हुए बेसुध सोना नहीं है, थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि ट्रेन का सफर सुरक्षित तो होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती है जैसी सहरसा में हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
समस्तीपुर से सहरसा आ रही एक पैसेंजर डेमू ट्रेन के इंजन में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। यह हादसा सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ, जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन के इंजन से एक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया और इंजन के साथ साथ ट्रेन की कई बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलते ही स्टेशन परिसर में अचानक अफरा तफरी मच गई और सो रहे यात्रियों में दहशत फैल गई। अपनी जान बचाने के लिए यात्री आनंद फानन में बोगियों से बाहर कूदने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि सूचना देने के लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक आग कई बोगियों तक फैल चुकी थी। अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया, लेकिन इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। राहत की बात ये रही कि इस बड़े हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। जो भी बाबा के धाम आएगा उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। क्या कुछ व्यवस्था की गई है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सावन का पावन महीना शुरू होते ही बाबा बैद्यनाथ की पवित्र नगरी देवघर में हर साल की तरह इस साल भी आस्था का महासंगम नजर आ रहा है। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा के दरबार में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर शिव भक्त करीब 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुँच रहे हैं। कांवरिया बिना रुके बिना थके बाबा पर जलार्पण की आस लेकर बाबा के धाम आए हैं। इस कठिन यात्रा को सुगम बनाने के लिए कांवरिया पथ पर कई निशुल्क सेवा शिविर लगाए गए हैं। इस कड़ी में इस बार गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से नमो सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कांवरियों के लिए पौष्टिक भोजन, शुद्ध पेयजल, फर्स्ट एड और रात्रि विश्राम की निशुल्क व्यवस्था की गई। साथ ही कांवरियों के मनोरंजन के लिए शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।